भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। मैं भी भारत हूं, पीओके एक दिन भारत में बिना किसी लड़ाई के मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में यह बयान दिया था। अब एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया और उन्होंने सिंध को लेकर इस बार दावा किया है कि बॉर्डर कब बदल जाएं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। एक वक्त था जब सिंध भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब सरक्रीक को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान कोई भी हरकत करने की कोशिश ना करे, और ये कराची सिंध में ही लगता है, वही गुजरात वाला जो बॉर्डर है वही है। तो क्या बॉर्डर पर कुछ चल रहा है? भारत सरकार कुछ अलग पाकिस्तान को लेकर सोच रही है? क्योंकि एक पीओके की बात, दूसरा सिंध पर बयान देना, क्या कुछ ये दर्शाता है? मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। पहले पीओके को लेकर बयान देना और अब सिंध को लेकर बयान देना, ये क्या दिखाता है? हालांकि सबसे पहले आवाज भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की इसी सिंध से उठी थी, शायद 1936 में पहली बार। तो अभिषेक जी, मैं आपके दर्शकों को ये बताता चलूं कि पीओजे के भारत में विलय चाहता है, ये आवाज जो है वहां से उठ रही है और ये कोई नई आवाज नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जो भारत का जो कश्मीर है, जो इस समय भारत के पास में है, उसमें कैसी प्रगति हो रही है, और वही कश्मीर का एक अंग जो कि पाकिस्तान ने हत्याया हुआ है, उसमें क्या दुर्गति हो रही है। मतलब अगर किसी प्रदेश में अगर आपको सिम कार्ड लेना हो और उसके लिए भी आपको फौजी के पास जाना पड़े और केवल 2 कंपनियां जो हैं वो सिम कार्ड देती हैं, तो आप सोचिए उस प्रदेश के क्या हाल होंगे। वहां के लोग जो हैं, वो पुलिस वाले जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं कि हमें कम से कम तनख्वाह तो दे दो। तो ये आलम तो पीओजे का है। अब आते हैं सिंध के ऊपर। देखिए, सिंध जो है वो जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है रुदन, रुदन हमको दिखाई दे रहा है पीओजे के में, परंतु सिसकिया भर रहा है वो सिंध है। और सिंध सिसकिया क्यों भर रहा है? क्योंकि सिंध के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार पाकिस्तान करता आया है और करता रहेगा, ये दिखता है आपको। देखिए, सिंध से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो चलती है वो पाकिस्तान की वहां से चलती है। उनके पास में कराची नाम का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 60% निर्यात आयात जो पाकिस्तान का होता है वो कराची बंदरगाह से ही होता है, और कराची बंदरगाह अगर बंद हो जाए तो पाकिस्तान की प्रगति जो है वो थम जाएगी। सिंध जो है उसको राजनाथ सिंह जी ने बड़ा सही बात कही है कि वो भारत का अंग था और क्या पता कभी हमारा अंग वापस बन जाए। क्योंकि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने ये भी पढ़ा है कि वैदिक काल से ऋग्वेद में सिंध का उल्लेख एक नहीं कई बार ऋग्वेद में आया है। वहां पर सनातन संस्कृति जो है वो पली बढ़ी फली फूली है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, वो वहीं उसी इलाके में पली बसी है। उसके जितने भी आपने देखे होंगे सील निकली हैं, जितने भी वहां पर अवशेष मिले हैं, सबसे पता लगता है कि वहां सनातन संस्कृति वहां पर फल फूल रही थी। मगध वंश का वो एक प्रांत होता था। उसके बाद में सबसे आखिर में राजा दाहिर जो थे वहां के अकेले राजा थे। 712 ईस्वी में मीर कासिम आता है और फिर वहां पर क्या हालत होती है सबको उसके बारे में मालूम है। ये भी आपको वादे कर देना चाहता हूं कि सिंध की जनता जो है वो पाकिस्तान से स्वतंत्र नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि वहां से निकल के भारत के साथ में विलय कर ले। ये आपके दर्शकों को क्लियर होना चाहिए। बलूचिस्तान लड़ाई लड़ रहा है आजादी की, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, परंतु सिंध की जनता जो है वो जानती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की सन 47 में अलग होकर, अब हमें वापस भारत के साथ विलय कर लेना चाहिए। ये सिंध की सोच है और ये हर भारतीय को जाननी चाहिए। वो जमीन के साथ आएंगे या सिर्फ लोग वापस आएंगे? क्योंकि आबादी तो 5.5 करोड़ की है सर सिंध में। जी, और उनका मानना यह है कि हम जमीन के साथ में आएंगे, क्योंकि सिंधी जो है वो अपनी जमीन से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। एक गाना है जो कि बना था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके ऊपर था वो, उसमें अपनी जमीन का जिक्र करता है, वो कैसे ट्रेन को पुल से पार करता है और ट्रेन को पार करने के बाद में उसको अभयदान दिया जाता है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि वहां के लोग जो है वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और यदि आते हैं भारत में विलय के लिए तो अपनी शर्तों पर नहीं, फिर हमारी शर्तों पर आएंगे वो, और भारतवासी बनकर आएंगे, पाकिस्तानी टर्न्ड भारतवासी बनकर नहीं आएंगे।
सिंध में इस समय भी लोग मानते हैं और जानते हैं कि हमारा भला जो है वो भारत के साथ में निहित है। और इस समय आप अगर बयान सुनेंगे, सबसे पहले वेस्टर्न कमांड के GOC/INC आर्मी कमांडर जिसको कहते हैं, कटियार साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान को अभी तक अकल नहीं आई है, अकल तब आएगी जब उसकी जमीन का टुकड़ा जो है हम उसको हथिया लेंगे, हम उसको ले लेंगे। पहले भारत क्या करता था कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पहले ये बयान ही होते थे। अब बयान क्या हो रहे हैं, ज्योग्राफी बदल दी जाएगी। जनरल द्विवेदी ने 3 अक्टूबर को यह बयान दिया। कल जो है वो जनरल कटियार, जो पश्चिमी कमान के GOC/INC है, पश्चिमी कमान जो कि इस इलाके से लगती है जहां की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही है कि हम इस समय ऐसा देख रहे हैं कि युद्ध जो है वो एक ही डोमेन में लड़ा नहीं जाएगा, मल्टीपल डोमेन में लड़ा जाएगा। उन्होंने स्पेस से लेकर धरती के नीचे तक की बात कर डाली है। उन्होंने बोला है भारतीय सेना जो है वो तैयार है इस चीज के लिए, और पाकिस्तान को तभी बुद्धि आएगी जब उसकी एक कोई भी जमीन का टुकड़ा जो है वो भारत उससे लेगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में उसको थोड़ा सा सस्ते में छोड़ दिया था। तो ऐसे बयान और साथ में रक्षा मंत्री का ये बयान अगर हम दोनों को मिला के देखें तो इस समय हम उस मूड में बैठे हैं कि अगर तुमने कोई भी हिमाकत करने का सोचा भी तो अपने जमीन के टुकड़ों से हाथ धो बैठोगे, ये सोच चल जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी सर क्रीक का जिक्र कर चुके हैं। ये सर क्रीक का बॉर्डर वही है जो गुजरात से और आपका पाकिस्तान के सिंध से लगता है। ऐसे में यहाँ युद्धाभ्यास भी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। 30,000 जवानों के साथ तीनों सेनाओं ने यहाँ ऑपरेशन त्रिशूल के तहत युद्धाभ्यास किया। साथ में पाकिस्तान भी इस बॉर्डर पर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बना रहा है। उसने तो अपने एक बटालियन का नाम ही शायद 39 सर क्रीक बटालियन रख दिया है। ऐसे में क्या सर क्रीक से इस बार कुछ होने वाला है या दोनों देश कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? इस बात का यहां जिक्र इसी एरिया का क्यों है हर बार? देखिए, सर क्रीक जो है वो हमारे लिए एक गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि वहां पर हम वो हर काम करते हैं जो हमें करना चाहिए, परंतु पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्ट करता है, ये कहते हुए कि वो इसका इलाका है। आपको ध्यान होगा हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया हुआ है कि सर क्रीक किस तरीके से भारत का एक अभिन्न अंग है, परंतु पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। तो इस बार हमने लगता है फैसला कर लिया है कि हम जितना इलाका हमारा बनता है हम उसको वापस अपने में विलय करके छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस समय भारतीय सेना और पॉलिटिकल विल जो है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि ईश्वर ना करे पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे या दुस्साहस करे तो उसका देश का विखंडन जो है वो इस समय निश्चित तौर पर लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जी। आपको भरोसा है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा? देखिए, ऐसा है कि कहते हैं किसी चौपाया जीव का विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं इस समय हम किसी भी चौपाया जीव का तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 10 तारीख को जो दिल्ली में हमला हुआ उसमें जैश ए मोहम्मद के खुले तौर पर सबूत मिल रहा है कि वो लोग जैश ए मोहम्मद से सारे आतंकी जुड़े हुए थे। उसने अपनी रणनीति बदली है, लेकिन भारत में आतंकी घटना करवाने से बाज तो पाकिस्तान नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं कहता हूं कि पूरी जो श्वान राशि है वो मुझसे नाराज हो जाएगी अगर मैं कुत्ते का तुलना पाकिस्तान से कर दूं। कहते हैं ना कुत्ते की दुब टेढ़ी की टेढ़ी, तो मैं कुत्ते तक की तुलना पाकिस्तान से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुत्ता जो होता है एक वफादार जीव है, वो पाकिस्तान के अंदर वो गुण भी नहीं है। तो यानी कि वो गिरा चौपाया जीव से भी गया गुजरा इस समय दुश्मन है। एक वो राहत इंदौरी का शेर है, वो मुझे याद आता है ऐसे में कि हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो राहत इंदौरी साहब जो हैं इस समय भारतीय सेनाओं का या भारतीय सोच का एक तरीके से नमूना पेश कर रहे थे कि हमें दुश्मन खानदानी चाहिए, पर हमारी चाह से क्या होता है, हमें तो ऐसा मिला है जो कि खानदान तो दूर, ना खान है उसके पास में और ना दान। तो ऐसा दुश्मन हमें मिला, लेकिन ठीक है, गले पड़े का ढोल है, बजा रहे हैं उसको और अच्छे से बजाएंगे इस बार अगर मौका मिला तो जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी 1936 तक गुजरात प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था आपका सिंध, उसके बाद यहाँ 38 में अलग असेंबली बनी, फिर इसी असेंबली में 42 में पाकिस्तान को बनाने की मांग उठी सबसे पहले। उसके बाद 5 साल बाद 1947 में बंटवारा हो ही गया। 8 लाख हिंदू सिंध से भारत आए थे और कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ मुसलमान भारत से सिंध प्रांत में गए थे। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारतीय मुसलमानों को मुहाजिर
बोलते हैं। 20 सालों तक इन दोनों के बीच में विवाद भी रहा। भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच अकेला सिंध प्रांत पाकिस्तान की जीडीपी में 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। कराची जो सिंध में है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी वहां रहती है। ऐसे में खुले तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सिंध के बॉर्डर की बात करना और कहना कि बॉर्डर कभी एक जैसे नहीं रहते, हो सकता है सिंध प्रांत आने वाले वक्त में भारत का हिस्सा हो। किस स्ट्रेटेजी के तहत भारत सरकार काम कर रही है, क्या कुछ सोच रही है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मयंक चौबे सर, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।